नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सीधे उस ज़मीनी हकीकत पर बात करेंगे जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में बदलता मौसम और बढ़ती गर्मी कोई दूर की बात नहीं रही, बल्कि इसका सीधा और विनाशकारी असर भारत की सड़कों, शहरों और हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। आसमान से बरसती आग से लेकर पैरों के नीचे खिसकती जमीन तक, ये एक ऐसी कहानी है जिसे समझना अब हम सबके लिए बेहद जरूरी हो गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम मुद्दों को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे 2026 के वैश्विक जलवायु संकट से, फिर समझेंगे कि ये अल नीनो आखिर क्या बला है। उसके बाद भारत में लू के कहर और शहरों के धंसने के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे, और अंत में देखेंगे कि इस पूरे संकट से निपटने के हमारे पास क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक जलवायु संकट की, खासकर साल 2026 के संदर्भ में। 1.48 डिग्री सेल्सियस। अब यह आंकड़ा सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा खतरे का सायरन है। मार्च 2026 को जलवायु इतिहास का चौथा सबसे गर्म मार्च दर्ज किया गया है, और ये जो 1.48 डिग्री का उछाल है ना, ये हमें उस 1.5 डिग्री वाले टिपिंग पॉइंट के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करते ही दुनिया एक ऐसे जलवायु संकट में फंस जाएगी जहां से वापसी लगभग नामुमकिन होगी। और ये संकट सिर्फ ये नहीं है कि हमें पसीना ज्यादा आ रहा है, बल्कि दुनिया भर में मौसम के बहुत ही हिंसक और चरम रूप देखने को मिल रहे हैं। यूरोप को ही देख लीजिए, वहां तापमान औसत से 2.27 डिग्री ऊपर चला गया है। समुद्र का पानी सचमुच उबल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? कहीं अमेरिका में भयानक बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, तो कहीं ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा पड़ा है। मतलब धरती का पूरा संतुलन ही डगमगा गया है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे वैश्विक संकट के पीछे और क्या कारण है। चलिए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, अल नीनो का प्रभाव। अल नीनो, जिसे तकनीकी भाषा में ENSO यानी अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये मूल रूप से एक प्राकृतिक चक्र है जहां प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाओं और समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव आता है, और ये चक्र दुनिया भर के मौसम का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। इसका सबसे बुरा असर उन देशों पर पड़ता है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं खेती और मानसून पर टिकी हैं। इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। सामान्य दिनों में होता यह है कि तेज हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम की तरफ धकेलती हैं। सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, लेकिन अल नीनो के दौरान ये पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी बीच में या पूर्वी हिस्से में ही जमा होने लगता है। प्रशांत महासागर में होने वाले इस छोटे से बदलाव का असर ये होता है कि हजारों किलोमीटर दूर भारतीय उपमहाद्वीप पर जीवनदायी मानसून की बारिश एकदम से कमजोर पड़ जाती है। और यहीं से शुरू होता है असली डबल अटैक या दोहरा संकट। सोचिए, एक तरफ तो आसमान से आग बरस रही है, भयंकर गर्मी है, तो जाहिर है पानी की डिमांड बढ़ेगी और हम जमीन से ज्यादा पानी निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अल नीनो ने मॉनसून को कमजोर कर दिया है, यानी जो बारिश का पानी जमीन के अंदर जाकर उन खाली होते जल भंडारों या एक्वीफर को दोबारा भर सकता था, वो पानी अब आ ही नहीं रहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। चलिए अब प्रशांत महासागर से सीधा भारत के धरातल पर आते हैं और बात करते हैं भारत में लू के कहर की। अगर हम मौसम विभाग के डेटा को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में लू के दिनों की संख्या सामान्य से बहुत ज्यादा रही है। गर्म और सूखी हवाओं ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं। मार्च से जून 2024 के बीच ही लू लगने से 733 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्वास्थ्य संकट और तबाही के बावजूद कागजों पर इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राकृतिक आपदा माना ही नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ी नौकरशाही विडंबना है। 45 डिग्री सेल्सियस, जरा कल्पना कीजिए, भारत के अनौपचारिक शहरी क्षेत्रों या कच्ची बस्तियों में लगभग 6.5 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से बहुतों के घरों की छतें टिन या एस्बेस्टस की होती हैं। जब बाहर इतनी गर्मी होती है तो इन घरों के अंदर का तापमान आसानी से 45 डिग्री को पार कर जाता है। वहां ये गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि एक जानलेवा स्थिति है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जमीन के ऊपर की इस झुलसा देने वाली गर्मी से हटकर जरा जमीन के नीचे चलते हैं। चौथे भाग में बात करेंगे धंसते शहरों और भूजल संकट की।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। अगला बड़ा युद्ध किस बात पर लड़ा जाएगा? पानी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल की एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है। और सच कहें तो यह युद्ध भविष्य का नहीं, बल्कि हमारे आज का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। यह जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में जमीन के नीचे से सबसे ज्यादा पानी हम भारत में ही निकालते हैं। हर साल लगभग 247 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमीन से खींचा जाता है और इसका 90% हिस्सा सीधा खेती में जाता है। हम उस पानी को चंद दशकों में खत्म कर रहे हैं, जिससे कुदरत को बनाने और संजोने में सैकड़ों हजारों साल लगे थे। और इसका नतीजा क्या होता है? लैंड सब्सिडेंस, यानी भूधसाव। इसे एक स्पंज की तरह समझें। जब स्पंज में पानी होता है तो वो फूला हुआ रहता है, लेकिन जब हम उस स्पंज से सारा पानी निचोड़ देते हैं तो वो सूख कर सिकुड़ जाता है और एकदम कड़क हो जाता है। जमीन के नीचे भी बिल्कुल यही हो रहा है। अत्यधिक पानी निकालने से जमीन की परतें और चट्टानें सिकुड़कर धंसने लगती हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि एक बार ये सिकुड़ गईं तो इनकी पानी को रोक कर रखने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब ये सैटेलाइट डेटा देखिए, सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भारत के कई शहर खामोशी से नीचे धंस रहे हैं। लुधियाना हर साल लगभग 25 मिलीमीटर नीचे जा रहा है, वाराणसी 30 मिलीमीटर, और पंजाब के संगरूर का हाल तो और भी बुरा है। वहां जमीन 70 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से धंस रही है। बिना किसी शोर शराबे के हमारे शहर शाब्दिक अर्थों में जमीन में समा रहे हैं। और बात सिर्फ जमीन धंसने की नहीं है। जब जमीन खिसकती है तो नीचे बिछे हुए पानी के पाइप चटक जाते हैं, टूट जाते हैं। इससे होता यह है कि मिट्टी के जहरीले प्रदूषक सीधे पीने के पानी में मिल जाते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा बताता है कि दिल्ली के पानी में सीसा और यूरेनियम जैसी भारी धातुएं खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। वहां का लगभग आधा भूजल अब इतना खारा और खनिजीकृत हो गया है कि वो पीने लायक ही नहीं बचा। पानी की कमी तो है ही, लेकिन जो बचा है वो भी जहरीला हो रहा है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? जी नहीं। चलिए आखिरी भाग में बात करते हैं इस संकट से निपटने के उपायों की। दिल्ली के द्वारका का उदाहरण ही ले लीजिए। ये साबित करता है कि अगर सही नीतियां लागू की जाएं तो बदलाव आ सकता है। 2016 में वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया और प्राइवेट बोरवेल पर सख्ती की गई। 2018 से 2021 तक जब इस पर लगातार काम हुआ तो नतीजे शानदार थे। द्वारका में धंसती हुई जमीन रुक गई और भूजल स्तर में 1.5 मीटर से ज्यादा का सुधार देखा गया। ये एक जीता जागता सबूत है कि हम हालात को पलट सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही स्मार्ट और कम लागत वाले तरीके हैं, जैसे कूल रूफ्स। झुग्गियों की छतों पर अगर सिर्फ चूने की पुताई कर दी जाए तो अंदर का तापमान 8 से 10 डिग्री तक कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अहमदाबाद और पुणे में किया जा रहा है, पार्कों और झीलों को आपस में जोड़ना, पुराने तालाबों को फिर से जिंदा करना। इससे पूरे इलाके का मौसम प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है। और हाँ, हीट एक्शन प्लान्स को सही से लागू करके हम कमज़ोर तबकों को समय रहते अलर्ट भी कर सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हमारे पैरों के नीचे की जमीन धंस रही है और ऊपर आसमान आग उगल रहा है, तो क्या हम अगले 1 दशक में अपने शहरों को बचाने के लिए इन समाधानों को उतनी तेजी से और उतने बड़े पैमाने पर लागू कर पाएंगे जितनी हमें जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज और अभी खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।